नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं और सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स कर रहे हैं। और इसमें हम अभी तक लगभग 10 सेट पे काम कर चुके हैं जो कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट्स है। और आज हम लेकर आए हैं आपका 11वां सेट जो कि 3 दिसंबर के 4th शिफ्ट का पेपर है और हम उसमें एक एक करके सारे 25 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। आप भी हमारे साथ एक एक करके सारे 25 क्वेश्चंस को पूरा करते चलें ताकि आपको आने वाले सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। कुल यात्रा बताना है। देखिए, कह क्या रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो अगर हम देखा जाए, सेम ही डिस्टेंस गया है, 45 की जगह अगर 30 से जाता तो डिस्टेंस तो सेम है ना। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो चाल का अनुपात होगा समय के अनुपात जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो चाल का अनुपात हो गया 3:2। तो यहां से इनके समय का अनुपात हो जाएगा आपका 2:3। समय का अनुपात हो जाएगा 2:3। यहां से कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, यहां से लग रहा है आपका 1, और सवाल से जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो 15 मिनट। 15 दूनी 30 मिनट, मतलब ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जब 45 से चल रहा था तो ये 30 मिनट ले रहा था। तो हमको बतानी है यात्रा की पूरी दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल आपको पता है 45, समय पता है 30 मिनट का मतलब आधे घंटे। यहां से दूरी जो आपकी आ जाएगी वो 22.5 किलोमीटर आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है दूरी निकालने का। बाकी आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस अपॉन 60। अगर देखेंगे आप 45 इंटू 30, ये S1 इंटू S2 हो गया। इनके बीच का टाइम डिफरेंस जो इनके चालों का अंतर है वो 15 का है। इंटू 15/60 करेंगे तो यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा 15 से 15 खत्म, 30 दूना 60। ये हो गया आपका 22.5 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका ये भी होता है, अगर आप चाहें तो ऐसे सवालों में ये तरीका भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस अपॉन 60। इस तरीके से अगर मिनट में है तो अपॉन 60 करिए, अदरवाइज मत करिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 2 तरीके बताए हैं, एक बेसिक तरीका, एक फॉर्मूले वाला, कुछ भी कर सकते हैं आप। देखिए, दूसरे में कह रहा है निम्न में से किसका एक गुणनखंड है। अब आपको बताना है कि किसका एक ये फैक्टर है। mx प्लस एन दे रखा है। चलिए भाई देखेंगे, अगर mx प्लस एन देखेंगे तो mx प्लस एन का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mxn हो जाए, mnx हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन दिख रहा है। इसका ये फैक्टर हो नहीं सकता, इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं। अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर ये दिख रहा है, तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा। तो इस वजह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, वो चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर से समझ लीजिए, कुछ मत करिएगा, देखिएगा इसमें से किसी एक का स्क्वायर दिख रहा है। ये स्क्वायर है तो इसका जो फैक्टर होगा, जाहिर सी बात है, ये इसका एक गुणनखंड जरूर होगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुओं को क्रयमूल्य पर बेचता है और वह लेकिन गलत बात का उपयोग करके 12.5% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम वजन की जगह वो कितने ग्राम वजन तोलता है। देखिए, बड़ा प्रॉपर क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। सीपे पे बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 12.5%। 12.5% जो प्रॉफिट है तो 8 से 9 हो रहा है। अगर 8 से 9 हो रहा तो जो क्वांटिटी दे रहा है वो 9 से 8 दे रहा है। मतलब जहां पे 9 देना चाहिए था वहां 8 दे रहा है। तो 9 की वैल्यू अगर 1000 ग्राम है तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा। तो 1 की वैल्यू हो गई 1000/9, तो 8 की वैल्यू हो गई 8000/9। 9 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने ग्राम दे रहा है। तो 9 8 72 बचा 8, फिर 9 8 72, 9 8 72.88, 888.88 ग्राम वजन तौल रहा है वो। तो 1000 किलोग्राम की जगह जो तौल रहा है वो 888.88 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन। फिर से याद रखिएगा, रेट और क्वांटिटी के रेशियोज जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर वो प्रॉफिट 12.5% का कमा रहा है रेट पे, तो क्वांटिटी जो हो जाएगी वो 9 से 8 हो जाएगी। इस 9 का वैल्यू 1000 ग्राम है तो इस 8 का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 888.88 ग्राम। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। फोर्थ देखिए, कह रहे हैं 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। चलिए देखते जाइएगा कि क्या करना है। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बी को
बाइक ए बी को हराती है, तो जब ए 1200 पे होती है तो बी 1100 पे होगी, तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12:11 ए और बी का। और कह रहे हैं बाइक 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 600 मीटर की दौड़ में अगर हरा रही है 5, तो ये 500 पे होगी, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 6:5 का हो जाएगा। तो यदि ए बी 720 मीटर की दौड़ पे, तो ये रेशियो मर्ज करेंगे तो 12 छंग 72, 11 छंग 66 और 11 पचे 55। ये अब ए और सी की रेस होनी है 720 मीटर की, तो ये ए हो गया और ये सी। हमें मतलब सिर्फ ए और सी से है। अगर 720 मीटर की रेस पे, मतलब ये जब 720 मीटर पे होंगे तो ये सी होगा 550 मीटर पे, तो ये कहीं ना कहीं इसको 170 मीटर से हरा देता है। 170 मीटर से या 30 सेकंड से हरा देता है। सो सी को मतलब 30 सेकंड से हराने का मतलब है ये 30 सेकंड पहले पहुंच जाता है। तो मतलब ये अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में सी को आपका 30 सेकंड लग जाएगा। तो सी एक 30 सेकंड से हार रहा है और 170 मीटर से 170 मीटर और 30 सेकंड से हार रहा है, तो जो सी की चाल हो जाएगी वो 17/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसा अगर आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। फिर से समझे, कुछ भी नहीं करना, आसानी से आप कर सकते हैं। जब ए 720 पे होगा तो सी 550 पे होगा, तो सी कहीं ना कहीं 170 मीटर से ये दौड़ हार रहा है, मतलब 170 मीटर पीछे रह जा रहा है। और सवाल से ये कहा गया है कि सी 30 सेकंड से हरा देती है, मतलब सी हार भी 30 सेकंड से जाता है, मतलब 30 सेकंड में ये इतने डिस्टेंस और ट्रेवल कर सकता है। तो सी 170 मीटर की डिस्टेंस 30 सेकंड में ट्रेवल कर सकता है, तो सी की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 17/3 मीटर पर सेकंड। एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन था दौड़ का, थोड़ा सा बेहतर है, अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ये देखिए एक प्यारा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। अगर इसको आप पढ़ेंगे, आपको एक 8 अंकों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, जो कि दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और एक्स वाई, ये दे रखा है। कह रहा है 8 से विभाजित है तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। आपको एक्स वाई के संभावित युग्म बताने। तो अगर हम यहां से शुरू करें तो सबसे पहले तो 00 होगा। देखिए 600 पे कट जाएगा, फिर 0 8 पे कटेगा, फिर 1 6 पे कटेगा, फिर 2 4 पे कटेगा, मतलब कहीं ना कहीं 8 से डिविजिबल सारे नंबर्स पे। तो अगर हम यहां से शुरू करके लास्ट तक देखेंगे तो टोटल 1 से लेके 100 तक में कितने नंबर है जो 8 से कट जाते हैं, तो 96 तक टोटल 12 नंबर होते हैं जो 8 से कट जाएंगे। 12 8 96, 12 नंबर वो और एक 00। तो टोटल अगर हम देख रहे हैं तो कितने नंबर देखने को मिलेंगे, 13 नंबर देखने को मिलेंगे। मैं बता रहा हूं इस सवाल को करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। आप देखेंगे सबसे पहला नंबर 00 हो गया, फिर 08 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 24 हुआ, ऐसे डैश 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 एक करके आपको टोटल 100 में से देखने हैं। तो 8 से लेके 96 तक 12 नंबर ये होगा, और एक 00 वाले को देख लेंगे तो जो टोटल संख्याएं होंगी, जो टोटल युग्म बनेंगे वो 13 बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स वाई। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इस पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 0 पता है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 पता है। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा, आपको थोड़े से भी समझदार है तो अगर x प्लस वाई प्लस 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान जो होता है वो होता है 3xyz। 3xyz होता है ये एक फॉर्मूले से। तो 3xyz अगर हम यहां रख देंगे तो xyz से xyz खत्म हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3। ये कितना आ जाएगा 3, ये इसका सही आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो गया वो 3rd। एक तरीका ये था। दूसरा अगर आप चाहेंगे तो इसमें वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं कि अगर 1 1 और -2 रख के कर सकते हैं आराम से। अगर आप इससे भी करेंगे तो भी जो आपका आंसर आएगा वो 3 आएगा। चाहिए तो उठा के रख लीजिए। ये जैसे ही रखा तो ये माइनस का 1/2, ये रखेंगे तो ये भी आपका माइनस का 1/2 और इसको रखेंगे तो ये प्लस का 4, ये माइनस का 1 और प्लस का 4, तो आपका आंसर आ गया 3। तो ऐसे सवालों में आप वैल्यू पुटिंग भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि वैल्यू पुटिंग से कर ले। वैल्यू पुटिंग कर कब सकते हैं, जब आपको जितने अननोन दिए हैं, मतलब 3 अननोन है और इक्वेशन तो एक ही है, तो आप अपनी तरफ से कोई वैल्यूज उठा के रख सकते हैं जो यहां पे सेटिस्फाइड कर जाए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 का आंसर क्या होगा। देखिए एक 7 नंबर दे रखा है, कह रहा है दिए गए चित्र का अध्ययन करते हुए बीसी की लंबाई बतानी है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। देखिएगा भाई, दिए गए चित्र का अध्ययन करते हुए एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा आपका इस तरीके से,
ये यहां से ऐसे करके, और ये एंगल आपको 30 डिग्री पता है, ये एंगल आपको 30 डिग्री पता है, आपको ये 90 डिग्री पता है क्योंकि राइट एंगल है, एंगल सी पे ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया तो ये पक्की बात है 60 हो जाएगा। तो 30 60 90 जब ट्रायंगल बनता है तो 90 के सामने वाली भुजा को हम 2 कहते हैं, 2 की वैल्यू 10 है, हमको BC की लंबाई चाहिए जो कि 30 के सामने है, तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 5 हो जाएगा। इन केस आप इससे नहीं कर पाते हैं, आपको ये नहीं पता, तो आप साइन 30 लगा लीजिए। साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण BC अपॉन ये 10 हो जाएगा। तो यहां से आप BC देख पाएंगे कि वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 काट दिया तो जो BC आ गई वो कितनी आ गई, 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर सही हो गया वो सेकंड ऑप्शन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे। 8 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज ABC में B पर एक समकोण त्रिभुज है, यदि 10A बराबर 5/12 तो साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C का मान चाहिए। ये भी एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है, मैं फिगर बना रहा हूं, ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये आपको यहां पे दे रखा है कि B पे समकोण है, B ये हो गया, A ये हो गया, C ये हो गया। समझदारी इसमें कि 10A आपको 5/12 दे रखा है, तो 10A एंगल ये है, लंब बटे आधार मतलब ये आपका 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया। तो नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि ये आपका 13 होगा, AC आपका 13 होगा, और ये एंगल आपको 90 डिग्री पता है। अब आप इसमें आगे दिमाग लगाएं कि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C की बात करें, साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C जब हमको लगाना है, तो जब आप साइन A से लगाएंगे तो एंगल ये लेंगे, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये 5/13 हो जाएगा। जब साइन B पे लगाएंगे तो B 90 पता है, तो ये 1 हो गया। जब साइन C पे लगाएंगे तो अब लंब 12 हो जाएगा और कर्ण 13 हो जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। ये हो गया 12 5 17, 17/13 जिसको हम 1 सही 4/13 कह सकते हैं, और एक और है मेरे पास, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 सही 4/13 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एक बहुत आसान सवाल है, फिगर इस वजह से बनाया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या केस बन रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न स्कूलों में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। ये स्कूल A और स्कूल B। अब आपसे कह रहा है खेल में A में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या और खेल B में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए ठीक है भाई, सिर्फ जोड़ना ही है, तो 4 1 5 8 5 13 13 9 22 22 2 24 हासिल आपका 2 लग गया, 6 1 7 2 9 1 10 2 12 3 15, ये 154 हो गया। 154 देखते ही आपको आंसर दिख गया, ये 77 वाला ही आंसर होगा। फिर भी हम कर लेते हैं, 8 6 14 6 20 7 27 27 3 30 4 34, 34 के बाद हासिल लग गया आपका 3 4 3 7 3 10 3 13 2 15 3 18 5 23। तो जैसे ही आप इनका एलसीएम लेंगे, जैसे ही आप इनको एलसीएम लेंगे, जैसे ही इनका रेशियो बनाएंगे, तो ये 77 अनुपात 117 हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि 154 देखते ही आपको आंसर दिखना चाहिए। आप एग्जाम में पूरा सॉल्व तब करेंगे। 154 देखिए, 116 से तो कुछ बनता ही नहीं है, 154 से रिलेटेड 67 117 कैसे बन सकता है, 77 ही बनेगा। दिमाग लगाइए, आराम से किया जा सकता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए 10th में क्या कह रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको तालिका दे रखी है, नीचे प्रश्न क्या दिया है ये पढ़ेंगे आप कि कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा चलिए देखेंगे कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम कितने, अमित ने कितने में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। इसमें जो अधिकतम है वो किसका है, आपका कंचन का है, इसने अधिकतम प्राप्त किए हैं। या 1 मिनट हो गया, ये कह रहा है कितने छात्रों में एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए, एक से अधिक विषयों में अधिकतम। तो देखो इसमें अधिकतम किसका है, 89 ये है, इसका 92 इसमें अधिकतम है, इसमें 96 अधिकतम है, और इसमें 96 अधिकतम है। इसमें देखेंगे तो अधिकतम हो गया 88, और इसमें देखेंगे तो अधिकतम हो गया आपका 94, इसमें देखेंगे अधिकतम हो गया 88, और इसमें देखेंगे तो अधिकतम हो गया 98। तो कह रहे कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए। एक से अधिक विषयों में अधिकतम प्राप्त करने वाले हो गए आपके एक ये छात्र हो गया अमित, एक ये दीक्षा हो गई जिसने एक से अधिक छात्रों में विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो 2 छात्र ऐसे हुए। देखो अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने छात्रों ने एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पाए, तो अमित ने 2 सब्जेक्ट्स में पाए हैं।
आपका भौतिक में और आईटी में, और दीक्षा ने 3 अंक में पाए हैं अंग्रेजी में, गणित में और जीव विज्ञान में। तो ये 2 छात्र हैं जिसने एक से ज्यादा में सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं। कंचन ने 1 में पाए हैं, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2 छात्र हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया सवाल है, समझने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझिए कि करना क्या है। कह रहा निम्नलिखित तालिका के अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है एक स्कूल में कक्षा 9 में छात्रों के 4 सेक्शन ए, बी, सी और डी हैं। कह रहा है विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए। चलिए देखते हैं भाई क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन बी, विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन बी और सेक्शन डी के छात्रों की कुल संख्या। सेक्शन बी और सेक्शन बी डी मतलब इस और इस सेक्शन के विज्ञान में अनुत्तीर्ण और गणित में उत्तीर्ण, तो मतलब विज्ञान में अनुत्तीर्ण और गणित में उत्तीर्ण, तो 12 और 15 ये कितने हो गए? 27 हो गए। अभी आप फिर से आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट या फोर्थ में से ही होगा छात्रों की कुल संख्या। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए 63, इनका रेशियो पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं 9-23 27 और 9-7 63, ये आपका आंसर आएगा। फिर से कुछ गलत हुआ, ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसका। कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा? यही तो बन रहा है 27 और 63, 9-23 27 9-7 63। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले, विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन बी और सेक्शन डी, 12 15 27 हो गया छात्रों की कुल संख्या। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए, ठीक है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन छात्रों की संख्या का अनुपात तो 27 63 ही बन रहा है। तो इसका आंसर 3-7 ही होगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो जो इसका आंसर आएगा वो 3-7 ही आएगा, क्योंकि 12 15 27 और 63 और कुछ बनते नजर आ नहीं रहे, है ना। चलेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है, वैल्यूज देख के आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ कठिन दे नहीं रखा है। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 30% की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है, तो 7 वर्षों का कुल ब्याज बताना है। देखिए दिमाग लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है। आपसे कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 30% दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है। अगर इतना हो जाती है तो कहीं ना कहीं अमाउंट की बात कर रहा। तो अगर मूलधन 100 था, थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं, और अगर 7 वर्षों का 30% की दर से देखेंगे तो 210 ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट जो हो गया वो 310 हो गया। तो आपको जो ब्याज दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 210। तो कहीं ना कहीं हमको 310 का वैल्यू पता है और 210 का वैल्यू बताना है। 310 का वैल्यू जो हमको पता है वो 15,500 पता है। अगर 15,500 पता है तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 50। और हमको 210 मतलब पूछ रहे 7 वर्षों का कुल ब्याज। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो 7 वर्षों का कुल ब्याज हो गया वो 10,500, सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर से समझिए, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 1 साल की ब्याज की दर अगर 30% है तो 7 साल की 210 ब्याज होगा। 100 मूलधन मान लिया तो अमाउंट 310 का वैल्यू पता है, 210 का वैल्यू निकाल दिया, जो कि हमारा ब्याज आ गया सेकंड ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्या बतानी है। एकदम आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाना है। थीटा आपको पता है 45 डिग्री और बटे 360 करके बराबर आपको जो पूरा एरिया पता है वो 308 पता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप 15 ते 45, 15 ये 24 बार में खत्म, आपने काट लिया, ये 8 बार में खत्म। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस आपको निकालनी है आई आर स्क्वायर। ये हो गया 308 × 8। 22 से जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 22 एकम 22 बचा 8, 22 चौको 88, आर स्क्वायर बराबर हो गया, यहां से 2 8 के साथ एडजस्ट कर दिया और 2 7 हो गए। तो जैसे ही आप आर रेडियस देखेंगे तो ये हो गया 4, 1 हो गया 7, 4 7 28। हमसे त्रिज्या पूछी गई है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन आराम से करने वाला क्वेश्चन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 त्रिज्यखंड के एरिया का फॉर्मूला होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहे एक घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा।
ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। घन का विकर्ण मतलब a√3 आपको पता है, और पता है कितना, पता है 7√3। तो हम यहां से √3 से √3 कट कर दें तो a जो मिल गई, जो भुजा मिल गई, जो साइड मिल गई, वो मिल गई आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बताना है। 6a² की वैल्यू, 7 की वैल्यू स्क्वायर 49 हो गया, 6 9 54, 5 6 चौको 24, 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। देखिए अभी तक 14 क्वेश्चन किए हमने और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसमें आपको कहीं से भी कुछ भी समस्या होने वाली हो। एकदम इजी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस्ड और बहुत सिंपल लैंग्वेज पे दे रखे। ऐसे पेपर आते हैं अगर आप थोड़े से भी कंसंट्रेशन कर होके काम करते हैं। कह रहे कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताना है। जो कह रहे हैं सीपी है वो एमआरपी से 20% ज्यादा है। सीपी जो है सॉरी, जो क्रय मूल्य से 20%, जो एमआरपी है वो सीपी से 20% ज्यादा है। एमआरपी अगर सीपी से 20% ज्यादा है, तो अगर सीपी 100 है तो एमआरपी 120% हो जाएगा। और एमआरपी पे जो डिस्काउंट है वो बता रहा है 10% का है। अगर 120 रुपए पे 10% का डिस्काउंट देगा तो 120 पे 10% मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 108 हो गया। अब 100 का एमआरपी था, 108 का सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट आपको सीधा सीधा दिख रहा है कितने परसेंट होगा, 8%। इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन। 2400 रुपए का कोई लेना देना ही नहीं है, ये बात समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे ऐसे करके करिए, आपको सीधे सीधे से आंसर दिख रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहा है सेब की कीमत 20% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है, तो कह रहा है शुद्ध प्रतिशत कमी बतानी है। देखिए ये नेट चेंज का क्वेश्चन आ गया। पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी होगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 20 400/100। तो आप देखेंगे 24% की कमी, 20% बढ़ा था तो -4% आ जाएगा, तो फाइनल जो कमी हो जाएगी, शुद्ध प्रतिशत कमी देखेंगे वो 4% की हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहे हैं। आसान क्वेश्चन था। कह रहा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए काम को 10 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं और ए द्वारा कार्य शुरू किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए 10 दिन में काम पूरा कर लेता है अकेले, और बी अकेले 16 दिन में काम पूरा कर लेता है। दोनों का अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। ये हो जाएगा एलसीएम हो गया 80, 10 8 80 और 16 पंचे 80। अब कह रहे हैं बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर, मतलब पहले दिन ए काम करने आया और दूसरे दिन बी काम करने आया, तो 2 दिन में जो आपका काम हो गया वो हो गया 13 भाग। पहले दिन ए करने आया और दूसरे दिन बी करने आया, तो 2 दिन में 13 भाग हो गया। अब 6 का इधर गुणा कर दें और 6 का इधर गुणा कर दें, तो 12 दिन में जो आपका काम हो गया वो हो गया आपका 78, 78 भाग काम हो गया। अभी जो 2 भाग बचा हुआ है वो ए का नंबर फिर से आ गया। अगर ए का नंबर आ गया, 2 भाग बचा हुआ था काम, ए का नंबर आ गया, वो 8 काम करता है एक दिन में, तो वो जो 2 काम है वो 1/4 दिन में कर देगा, तो जो पूरा काम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सही 1/4 दिन में। फिर से फोर्थ ऑप्शन आ गया, तो आंसर आएगा 17 नंबर का, वो हो गया फोर्थ ऑप्शन। कुछ भी मत करिए, जैसे बताया जा रहा है। पहले 2 दिन का काम देख लीजिए, 13 हो गया, तो 12 दिन में कितना होगा 78। अब दोबारा नंबर उसका आता है जिसने काम शुरू किया होता है, तो शुरू किसने किया था, ए ने, तो फिर से नंबर किसका आ जाएगा, ए का, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 12 सही 1/4 दिन हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कह रहे हैं, 4 और 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 4 और 7 दोनों से कट जाए, तो देखो 4 और 7 दोनों से, 4 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है लास्ट के 2 अंकों में। अब अगर आप 7 से देखेंगे तो ये नहीं कट रहा है, तो जाहिर सी बात है 980 ही आंसर होगा। 4 और 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आपके ये तीनों तो 4 और 7 दोनों से कट ही नहीं रहे, तो आंसर 980 हो जाएगा। अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो आप 999 को 28 से भाग देके तब निकालेंगे आप क्या आंसर आएगा, बट इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे दे रखा है। जो रिमाइंडर आएगा उसको उठा के घटा लेंगे, आंसर बन जाएगा। लेकिन जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों जाएंगे टाइम वेस्ट करने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं 19th नंबर पे, देखिए क्या कह रहा है 19th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिभुज बीपीक्यू और एएसआर, ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, और कह रहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R/3, फिर
एस और क्यू ज्ञात करने। चलिए देखते हैं भाई, एक आपको आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहां पे दे रखा है कि त्रिभुज, लेकिन यहां पे कोई एक एंगल, अच्छा आर बराबर एस दे रखा है, चलिए ठीक है, एक आपने ट्रायंगल बना लिया, ये बना दिया मैंने त्रिभुज बी पी क्यू, और इसी का एकदम सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल ए एस आर। ये इसका सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब एक जैसे ट्रायंगल है, बराबर और सिमिलर दे रखा है। एंगल ए इज आर बाई 3, मतलब अगर ये 3x है एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा x, और अगर ये हो गया x तो यही एंगल हो जाएगा ये। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये तीनों का एंगल्स का सम 5x बराबर हमारा 180 डिग्री हो गया, तो x बराबर हम देखेंगे 36 डिग्री। अगर x 36 डिग्री है तो 3x ये हो जाएगा 108 डिग्री एंगल। जो आपका एंगल R होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, वही आपका एंगल Q होगा। तो अगर ये 108 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 108 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही होगा। सिमिलर ट्रायंगल, ये एंगल निकाल लिया तो ये सीधे सीधे दिख रहा है 108 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया और बहुत आसान क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न सारणी 6 गांवों PQRST में हुए चुनाव, पंचायत चुनाव की जानकारी देता है। देखो ये मतों की संख्या, उसमें डाले गए परसेंटेज और वैध मत दे रखे हैं। आपसे कह रहे हैं गांव आर के अवैध मतों का गांव यू के अवैध मतों से अनुपात क्या होगा। तो गांव आर के जो अवैध मत होंगे वो कैसे निकालेंगे। गांव आर ये दे रखा है, 100 में से 65% लोगों ने वोट डाला, 100 में से 65% लोगों ने वोट डाला, ठीक है, और 65% वैध मत हुए, तो इसमें अवैध कितने होंगे 35%। ये देखिएगा, देखते जाइएगा कि भैया 100 में से 65% लोग वोट डालने गए, वैध मतों का प्रतिशत है ना। अब आपसे कह रहा है कि 65% लोगों ने वोट डाले और 65% वैध मत थे। तो अगर 100 में से 65 लोगों में से ने वोट डाला है, तो बचे जो 65 लोग हैं उसमें 65% अगर वोट वैध हैं, तो अवैध वोट कितने हो जाएंगे 35% हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप गांव यू के निकालेंगे तो यू में 40 दे रखा है, 40 में से 90% लोगों ने वोट डाला है, 90% लोगों ने, और उसमें 60% वैध वोट है, तो अवैध कितने हो जाएंगे 40। तो बटे में 100 करने का इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, आपस में कटने वाला है। ये 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो काट लीजिए, और कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और तो कुछ कट नहीं रहा है। अच्छा 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और ये हो जाएगा 13, तो 13 पचे 65 हाथ से लगा 6, 13 39 और 6 45, ये हो गया 455। ये हो जाएगा 8 चौको 32, 32 इंटू 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 27, 1 28, तो 455 अनुपात 288, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। कुछ भी नहीं करना है। इलेक्शन के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। कह रहा है आर के वैध, आर में 100 लोग थे मान लीजिए, इसमें से 65% लोगों ने वोट डाला, तो 100 में से 65 लोग वोट डालने गए, 65 का 65% वैध वोट था, तो 65 का 35% अवैध वोट हो जाएगा। ये आर के अवैध हो गए और ये यू के अवैध हो गए। उनका रेशियो पूछा था, आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ ऐसे खास है नहीं, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 था या 20 था, 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है त्रिभुज ABC में AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है, ठीक है। यदि BG 12 है तो जहां B केंद्रक है, सॉरी जहां G केंद्रक है, तो BE का मान बताना है। पहले फिगर बना लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूं एक्चुअल है क्या, ये कह क्या रहा है। त्रिभुज ABC में जो आपको दे रखा है, यहां से बना देते हैं कि त्रिभुज ABC, एक आपका त्रिभुज ये बना दिया। यहां पे आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में तुम्हें यह पता है कि AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है, माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी होगी AC को, अच्छा कुछ शायद नाम गलत दे दिए हमने, है ना। ये दे दो त्रिभुज ABC, ये ABC, AC को माध्यिका BE, ये हो गई माध्यिका BE। अब कह रहे हैं AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है, ठीक है। ये माध्यिका हो गई, जहां पे G एक पॉइंट कोई यहां दे रखा है, G आपको ये पॉइंट दे रखा है।
अगर आपको बीजी 12 पता है, ये कितनी पता है 12, ये माध्यिका है और जी केंद्रक है, तो समझदार लोगों को एक बात बता दें कि ये होती है 2:1 के अनुपात में। 2:1 के अनुपात में अगर है और इस 2 की वैल्यू अगर 12 पता है तो पूरी बीई हमें 3 की वैल्यू बताना है। अगर 2 की वैल्यू 12 पता है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी और 3 की वैल्यू देखेंगे तो तिरछन कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, ये बीई का मान हो जाएगा। फिर से समझिए, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, जिसको ये रेशियो पता है कि माध्यिका का रेशियो, ये जो केंद्रक है ये इसके साथ क्या होगा 2:1 का, इस 2 का वैल्यू 12 पता है, टोटल पूरी 3 का वैल्यू बताना, तो वो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है और उसकी बचत वेतन का 1/3 है। चलो भाई देख लेते हैं। आपसे कह रहा है 1/4 कर है, मतलब 1/4 टैक्स है और उसकी बचत 1/3 है। तो मैंने मान लिया उसका वेतन था 12। अगर 12 उसका वेतन था तो 1/4 तो 3 उसका टैक्स हो गया। अब कह रहे 3 उसका टैक्स हो गया और उसकी बचत वेतन का 1/3 है। वेतन 12 है तो उसकी बचत कितनी हो गई 4, तो उसके जो खर्च हो गए वो हो गए 5, जो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, जो खर्च हो गया वो हो गया 5। अब आपसे पूछ रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय हो रहा है उसका 4 और व्यय हो रहा है 5 और बचत हो रही है 4, तो व्यय और बचत जो हो जाएगी वो 5:4 के अनुपात में हो जाएगी। व्यय कहते हैं खर्च को, ये हो गया व्यय। बचत आप देख चुके हैं क्योंकि बचत 1/3 थी टोटल वेतन का, तो बचत थी 4, तो जो रेशियो बनेगा वो 5:4 बनेगा। ये ध्यान से कर लीजिए, कुछ नहीं है सवाल में, आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो एक समान वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। तो अब ये बताना एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये एक थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसको अगर आपने कभी नहीं किया है तो ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है, लेकिन ध्यान से समझेंगे कि करें कैसे। आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक ये सर्कल है और इसके सेंटर से एक सर्कल ये है, ध्यान से समझिएगा। एक ये सर्कल है, इसके सेंटर से है, एक मिनट देखिएगा, इसके सेंटर से एक ये सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके जा रहे हैं। अब आपको ये जो शेडेड रीजन है जो दोनों में इनबिल्ट है उस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो करेंगे कैसे ऐसे सवालों को, और दोनों की रेडियस पता है 30-30 है, मतलब ये इसका केंद्र है और ये इस वृत्त का केंद्र है, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये वृत्त। तो अगर हम ये कह दें कि इस तरीके से एक ये ट्रायंगल बनेगा और इस तरीके से एक ये ट्रायंगल बनेगा, यहां से ये लेंथ खींच दी मैंने। अगर हम देख लें कि इस वाले सेक्टर का हम एरिया देख लें, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इस वाले भाग का देखिए ये पूरा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनेगा तो ये सब 60-60 होंगे, 60 ये और 60 ये पूरा होगा। तो अगर हम ये 60-60 देखेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और इस 120 डिग्री पे ये बन जाएगा इसका सेक्टर, ये इतना, ये इसका सेक्टर बन जाएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस सेक्टर का मतलब अगर हमने इतने का एरिया निकाल के डबल कर दिया तो हमको पता चल जाएगा कि इधर वाले का भी एरिया क्या होगा, तो टोटल का एरिया निकाल सकते हैं। और रेडियस हमको पता है, तो इस सेक्टर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसमें से ये ट्रायंगल्स का अगर हमने एरिया निकाल के घटा दिया तो हमको इस वाले पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। फिर से ध्यान से समझिएगा कि हमने इस सेक्टर की बात की है, ये सेक्टर, इस सेक्टर का अगर हमने 120 डिग्री पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, πr² θ/360, थीटा हमें 120 मिल गया, अपॉन 360 कर दीजिए। तो जैसे ही आपने किया तो ये 120 3 से कट गया, रेडियस आपको 30 पता है तो 30 का स्क्वायर 900, 900/3 करेंगे तो ये हो गया 300 पाई। लेकिन 300 पाई में से हमें ये इस ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया घटा के पहले ये निकाल लें, फिर डबल कर लेंगे। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये हमको, ये जो हाइट है ये h, ये हम देख ले जाएंगे √3/2a से। √3/2a को हम डबल कर दें, ठीक है, क्योंकि √3/2a से इतनी आएगी, डबल कर दें तो ये हो गई आपकी 30/2। तो ये आपको बेस मिल गया और ये आपको रेडियस पता है। तो अगर आप देखेंगे तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ये हो गई 30√3, और ये जो अगर आप देखेंगे ये पूरी अगर 30 थी तो ये बची 15, तो 1/8 आधार इंटू ऊंचाई से ये ऊंचाई मिल गई, ये आधार मिल गया। तो यहां से देखेंगे ये 15 225√3, इसमें से अगर हम घटा दें 225√3, 225
√3 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया मिल गया, और इसको उठा के अगर हम डबल कर दें तो हमें पूरा ये कवर्ड रीजन जो है इसका एरिया मिल जाएगा। तो इसको उठा के डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 पाई माइनस 450 √3। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। एक बहुत प्यारा सवाल, और ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये भी बहुत अच्छा है। किसी को नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देखिए, एक बार दो बार, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक रिपीट करके देखिए। मैं बताए दे रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमने निकाला है, ये हाइट निकाली कहां से ये बता दिया, क्योंकि इतनी हाइट होगी उसमें डबल कर देंगे, और ये आपको आधी लंबाई पता होगी यहां से, तो ये निकल के आ गया। अब एक साइड का अगर इतना ये निकल के आ गया, इसको उठा के डबल कर देंगे तो दोनों साइड का हो गया। बहुत प्यारा सवाल है, कोई भी दिक्कत हो पहले आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है √1 प्लस कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए। एक बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको बहुत आसानी से कॉन्जुगेट से किया जा सकता है। जैसे ही आपने इसका कॉन्जुगेट किया तो ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये, और नीचे बन गया 1, जैसे ही आप कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग साइन स्क्वायर ए करते हैं। तो इसके बटे में जैसे ही आप करेंगे तो स्क्वायर से पहले काट देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, ये आपका, ये साइन स्क्वायर ए के बाद ये, तो स्क्वायर से ये खत्म, तो 1 अपॉन साइन ए होगा कॉस ए के, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होगा कॉट ए, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन। 1 अपॉन साइन ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए के, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं आपका कॉट ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलते क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो दे रखा है आपको वो 9 दे रखा है। देखिए कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आपको पता है ये पता है 9, और आपको ये पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जो आपको पता है ये पता है आपको 8, और आपको वैल्यू बताना है ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3। देखिए दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, एक तो वैल्यू पुटिंग है जिससे आप इसको कर सकते हैं, दूसरा आप इस पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 9 पता है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 8 रख देंगे तो 2 8 16 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको देखने को मिल गई कि 5 हो जाएगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 5 है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। एक तरीका तो ये हो गया। इन केस आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं वैल्यू पुटिंग। अगर हम a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 रख दें तो देखिए ये 9 बना रहा है। ऐसे ही आप यहां देखेंगे तो 2 दूनी 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, ऐसे ही आप ये देखेंगे 4 4 8 एक मिनट ये 2 होगा, ये हो जाएगा आपका 2 b इंटू सी, 2 एकम 2, और ये भी हो जाएगा आपका 2, तो 2 2 हो गया। ऐसे ही आप ABC के वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहां से आंसर देख सकते हैं। तो दो तरीके मैंने क्वेश्चन नंबर 25 को भी करने के बताए, और एक एक करके मैंने कोशिश किया कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। यदि इसके बाद भी आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।